नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर चेतन प्रकाश गुप्ता है और मैं विनीता आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल पर डायरेक्टर हूँ। हमारी जो लास्ट रील थी उसके बाद हमें बहुत सारे डीएम आए कि सर थायराइड के बारे में हमें थोड़ा समझाइए। मतलब थायराइड में क्या दिक्कत हो सकती है, वुमेन्स को क्या दिक्कत हो सकती है, प्यूबर्टी में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में और मेनोपॉज में क्या दिक्कत हो सकती है। बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। तो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली नेक में होता है। इधर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो नेक में होता है और ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसमें हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH, एक T3 एक T4, मतलब T3 T4 और TSH। ये जो थायराइड हार्मोन होता है वो बेसिकली आपके जो मेटाबॉलिज्म होता है, आपकी ग्रोथ होती है और आपकी एनर्जी लेवल, उसको ये हैंडल करता है। अब जब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि थायराइड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली ये बहुत अभी जो हम प्रिवेलेंस देखते हैं, मतलब जो थायराइड की संभावना जो महिलाओं में है वो पुरुषों से बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हमें देखने को मिला है कि हर 8 महिलाओं में से एक महिला को थायराइड की समस्या होती है। उसका एक रीज़न है कि महिलाओं को ही क्यों थायराइड की समस्या होती है, क्योंकि जो महिला होती है उसमें जो हार्मोन फ्लक्चुएशन वो उनके प्यूबर्टी के टाइम, उनकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब जो उनकी बच्चा लगने की एज होती है, और जो मेनोपॉज, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। दूसरा कि थायराइड की कौन से कंपोनेंट होते हैं। लोग ये समझते हैं कि हमको सूखा थायराइड है या हमको लीला थायराइड है। तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो आपकी ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, तो उसका जो थायराइड जो हार्मोन होता है उसका प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है, इसके लिए हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो अपनी बॉडी में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, आई एम सॉरी, वो थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाइपोथायराइड के क्या सिम्टम हो सकते हैं। आप सोचोगे कि सर हमको अगर हाइपोथायराइड है तो हमें क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है तो उसमें जब भी आप TSH का रिपोर्ट कराओगे तो उसमें आप देखोगे कि आपकी TSH की रिपोर्ट की वैल्यू 5 से या बहुत ज़्यादा आएगी। ये डिनोट करती है कि आपको बाहर से थायराइड का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, जो लोगों को थायरोक्सिन बोलते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपोथायरॉयडिज्म में आप देखें तो सिम्टम्स, आपको वेट गेन हो सकता है, आप आलसी हो सकते हो, आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के एक सिम्टम्स है। दूसरा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में ये होता है कि आपने सडन नोटिस किया होगा कि आपको सडन वेट लॉस हो रहा है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे कि आपका वेट लॉस किस वजह से हो रहा है, आपको एंजाइटी होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। और आपको लगता होगा कि जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उसमें एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम होती है, हार्ट रेट की जो रिदम होती है, क्योंकि उसमें मोस्टली टैकीकार्डिया होता है, मतलब आपकी जो दिल की गति है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। दूसरा है कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये जो थायराइड के कंपोनेंट है वो हर एज ग्रुप की महिलाओं को इफेक्ट कर सकते हैं। हर एज ग्रुप की महिलाएं, मतलब जब महिलाएं प्यूबर्टी, मतलब जो मैच्योर होती है, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है और मेनोपॉज में होती है, तो इन तीन महिलाओं को ये थायराइड इफेक्ट करता है। दूसरा कि थायराइड डिजीज किस वजह से हो सकता है, ये जेनेटिक या लाइफस्टाइल रिलेटेड है कि नहीं है। देखो, थायराइड एक ऐसी चीज है जो जीन्स की वजह से, मतलब जेनेटिक्स में भी वो चीज हो सकती है और दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड, आपका वेट गेन ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपको थायराइड की दिक्कतें हो सकती है। दूसरा कि थायराइड जो होता है, जिस महिलाओं को थायराइड इशू होता है उनमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। देखो, अगर थायराइड का इशू होता है, किसी भी महिला में थायराइड का इशू होता है, तो उसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, मतलब जो माहवारी के संबंधित समस्याएं हैं वो होती रहती है, ठीक है, उनके इरेगुलर पीरियड्स होंगे। दूसरा, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब जिस भी महिलाओं को बच्चा लगने में दिक्कत हो सकती है उनको हो सकता है कि थायराइड की दिक्कतें हो। अब जब थायराइड की दिक्कतें हो सकती है तो लोग बोलेंगे हमें बच्चा लगने में दिक्कत कैसे हो सकती है। तो उसका एक कारण है कि थायराइड जो हार्मोन होता है वो आपकी साइकिल को रेगुलेट करता है, जो आपकी माहवारी होती है उसको रेगुलेट करता है। तो उसमें कभी कभी वो ओव्यूलेशन नहीं होने देता थायराइड हार्मोन, और बच्चे लगने में दिक्कत करता है। दूसरा, अगर
जो भी 40 साल के ऊपर की महिलाएं हैं उसमें थायराइड का जो रीज़न होता है इनफर्टिलिटी की रिलेटेड वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर 40 से उम्र से ज़्यादा महिलाएं हैं तो उनको बेसिकली क्या होगा कि उनके जो सिम्टम्स है थायराइड रिलेटेड वो उनको इनफर्टिलिटी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेनोपॉज में ऑलरेडी आपके जो हार्मोन जो 40 के नियर महिलाएं होती हैं जो नियर टू मेनोपॉज होती है तो उसमें भी ऑलरेडी हार्मोनल फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से भी उनको मूड स्विंग्स और ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। दूसरा हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आप अपना थायराइड टेस्ट कब करवाएं। जैसे कि अगर आपको ये लगता है कि आपका एबनॉर्मल मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वजन बढ़ गया है या ज़रूरत से ज़्यादा वजन कम हो गया है, आपका आलसीपना बढ़ गया है या तो आप रेस्टलेस मतलब आपको बेचैनी जैसा रहता है, आपको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है या आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी महिलाएं हैं अगर ये सारी दिक्कतें अगर हर चीज़ को होती है तो हमेशा इन लोगों को एक बार थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। ये थायराइड का चेकअप कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, दैट इज़ TSH, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आप कोई भी अवेलेबल लेबोरेटरी जो ऑथेंटिक लेबोरेटरीज होती है उसमें आप करवा सकते हैं और आप अपना TSH जान के पता लगा सकते हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा सबसे बड़ा जो आप डाइट के थ्रू इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, जो थायराइड की दिक्कत है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो वो है सबसे बड़ा आयोडीन युक्त नमक। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे टाइम से हमारे टीवी में भी ऐड आता था टाटा का नमक जो आयोडीन युक्त नमक होता है। तो बेसिकली अगर आपके डाइट में आयोडीन की भी गुणवत्ता की कमी है या तो आयोडीन की भी कमी है तो उससे भी आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। दूसरा कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं जो जिसमें महिलाएं जो फील करती हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है। दूसरा कि हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें महिला होती है उसको बेचैनी जैसा लगता है, उसकी हार्ट रेट रेगुलर नहीं होती, उसको टैकीकार्डिया होता है। दूसरा उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो लोग हॉट इनसेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि हमें अपना थायराइड कब चेक करवाना चाहिए। अगर आपको थायराइड है, अगर आपको हमेशा थायराइड है तो एक चीज़ मान के चलो कि आपको हर 3 महीने में अपना थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। वो बेसिकली आपके TSH के लेवल को एक मैप पे रखेगा जो आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका थायराइड लेवल हमेशा एक ट्रैक पे रहता है। दूसरा कि हाइपोथायराइड कोई लोग पूछते हैं कि हमें थायरोक्सिन की दवाई दी है, हमें इतने पावर की दवाई दी है, हमें इतने माइक्रोग्राम की दवाई दी है, तो बेसिकली वो डोज कैसे डिसाइड होता है, तो जो ये थायरोक्सिन का डोज होता है वो आपके वेट पे डिसाइड होता है ना। क्योंकि हर एक पेशेंट को कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट हमें पूछता है कि सर मेरी सिस्टर को थायराइड है और मुझे भी थायराइड आया है, वो 50 माइक्रोग्राम की थायरोक्सिन ले रही है, तो क्या मैं भी 50 माइक्रोग्राम की थायरोक्सिन ले लूँ क्या? तो दैट इज नॉट डन। एक्चुअली बात क्या है कि उसका वेट अलग है, आपका वेट अलग है ना। तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो TSH का लेवल आता है उसके अकॉर्डिंग हम थायरोक्सिन की डोजेज डिसाइड करते हैं और वो महिलाओं को लेने के लिए बोलते हैं। दूसरा कि कोई हमेशा ये बोलता है कि मुझे पूरे दिन मुझे थकान लगती रहती है, मेरे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मुझे पूरे दिन बेचैनी होती है, तो ऐसी महिलाओं को भी हमेशा एक बार अपना थायराइड चेक करवाना चाहिए। दूसरा मेरे पास अभी क्वेश्चन आया है कि डज थायराइड इम्बैलेंस कॉज एंजाइटी और डिप्रेशन। तो देखो बात ऐसी है कि जो थायराइड इम्बैलेंस होता है तो उससे डिप्रेशन भी थोड़ा थोड़ा रहता ही है, क्योंकि लोगों को मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और मूड स्विंग्स की वजह से। और दूसरा थायराइड में एक कंपोनेंट ये भी है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, मतलब जो आपका मासिक धर्म बोलते हैं, मतलब जो साइकिल होते हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा उनको जो बोलते हैं कि उनके मूड स्विंग्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, वो पीरियड के रिलेटेड है, बट वो एक्चुअली आप जब थायराइड की मेडिकेशन लोगे तो आपकी ये सारी दिक्कतें दूर हो सकती है। दूसरा जिस मेन मुद्दे पे के लिए अपन बात कर रहे हैं कि थायराइड इनफर्टिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, तो चाहे वो हाइपोथायराइड हो चाहे वो हाइपरथायराइड हो, वो फर्टिलिटी मतलब बच्चा लगने में दिक्कत देगा ही, क्योंकि वो उसके एंडोमेट्रियम को भी असर करता है और वो उसके ओव्यूलेशन को भी असर करता है। दूसरा थायराइड में भी एक और कंपोनेंट होता है जिसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस बोलते हैं, मतलब एक शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति वो ऑटो इम्यून डिजीज में इतनी बढ़ जाती है कि वो बच्चे को इम्प्लांट ही नहीं होने देती। अब जिसको ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस है उसको रिकरेंट अबॉर्शन के भी चांसेस रहते हैं, मतलब जिसको रिकरेंट मिसकैरेज होता है उसमें भी
थायराइड की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी महिलाओं को भी हमेशा एक बार थायराइड चेक करवाना चाहिए। दूसरा हमारे पास प्रश्न आया है अभी, ये जो मैं देख सकता हूँ कि थायराइड फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पे भी उसका क्या क्या असर होता है वो बताइए। अब बेसिकली क्या होता है, प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है कि उसमें जो बॉडी का जो थायराइड होता है उसकी जो नीड होती है, जो हार्मोन की नीड होती है, वो कंपैरेटिव नॉन प्रेगनेंसी स्टेट से बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए कभी कभी लोगों को प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के सिम्टम्स रहते हैं, तो हाइपोथायराइड में भी अपन थायरोक्सिन नाम की जो दवाई होती है वो अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। और हाइपरथायराइड में क्या होता है कि हमें रूल आउट करना पड़ता है कि उनको ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस मतलब ऑटो इम्यून डिजीज है कि नहीं है, उसके हिसाब से हमको उनको थायराइड की दवाई करनी पड़ती है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है कि हाउ लाइफस्टाइल और डाइट थायराइड को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखो, लाइफस्टाइल में और डाइट में ऐसी चीज़ है कि आप जो भी डाइट लेते हो हमेशा उसमें आप आयोडीन रखो, सेलेनियम रखो और जिंक रिच फूड्स खाओ, तो वो आपकी जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता रहेगा और वो आपके थायराइड फंक्शन को ट्रैक पे रखेगा। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड जैसी समस्याएं जैसे कि कम हो सकती है। ये था बेसिकली थायराइड का पूरा एक मैं बता सकता हूँ एक सार था, जो टेक होम मैसेज था। अब बेसिकली आपको अगर थायराइड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं आपको हमारा ये थायराइड वाला सेशन कैसा लगा। दूसरा अभी एक क्वेश्चन मेरे पे आया कि हाउ थायराइड कंडीशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं रिकरेंट थायराइड को। देखो, ये बात ऐसी है कि जब आप समुंदर में जाते हो तो आपने कुछ कपड़े पहने हो, कुछ भी पहने हो, चप्पल पहने हो, सब कुछ गीला होने ही वाला है। तो बात ऐसी है कि जब आपको थायराइड का कंपोनेंट है तो वो 100% क्योर होना थोड़ा टाइम लगता है। वो आपको थायराइड सप्लीमेंट के साथ आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे शुगर होता है, जैसे शुगर में आपको दवाई लेनी ही पड़ती है, वैसे ही थायराइड जो कंपोनेंट होता है जब तक बॉडी की नीड होती है तब तक आपको वो थायराइड की दवाई लेनी ही पड़ेगी। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द जिंक रिच फूड्स। अब जो जिंक रिच फूड्स हैं आप देख दो, टोमेटो में सेलेनियम होता है, ब्लैक डेट्स होता है उसमें भी बहुत जिंक होता है। आप देखें कि जो ग्राउंड नट्स होते हैं उसमें भी जिंक होता है, वॉलनट होते हैं उसमें भी जिंक होता है। और बेसिकली जो एक कंप्लीट फूड होता है, जैसे कि आप एग भी खा सकते हो, तो वो भी दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, तो वो भी जिंक रिच फूड होता है। थैंक यू मिस ऋत्विका, that was a very wonderful comment that you have done, and you can also ask me any question regarding that the thyroid। अब जैसे कि किसी ने पूछा है कि क्या मेरे हेयर फॉल होगा थायराइड में, तो अब देखो बात ऐसी है कि अगर आपको हाइपोथायराइड हो सकता है तो आपको ब्रिटल नेक्स और हेयर फॉल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको हेयर फॉल भी बिल्कुल हो सकता है, आपको मूड स्विंग्स भी बिल्कुल ही हो सकते हैं। दूसरा हमारा अभी क्वेश्चन है कि हमें हाइपोथायराइडिज्म में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो देखो, हाइपोथायराइडिज्म में आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड मतलब आपको बच्चा ना लगना वो भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, आपको डिप्रेशन की समस्या और जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जो नर्व की डिजीज होती है, वो भी आप हमें बताएं कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं आपको और मैं उसका भी जवाब दूंगा। ओके, तो ये सारी दिक्कतें होती है, तो ये भी उसका भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या चीज़ें होती है। देखो, हाइपरथायराइडिज्म में वो मैंने पहले ही बताया कि हाइपरथायराइडिज्म में आपको ऑटो इम्यून डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और जो अपनी नर्व्स और सेल्स को असर करती है। दूसरा है कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब बोन लॉस की जो समस्याएं होती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से दिक्कत होती है। अब जैसे कि और एक क्वेश्चन आया कि व्हाट फूड और सप्लीमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन एवरी मील्स टू फाइट और ट्रीट थायराइड नेचुरली। मैम, बात ये है कि आइडियली 3 फूड्स हैं जो हमको हमेशा अपनी डाइट में रखना चाहिए टू
अवॉइड द थायराइड कॉम्प्लिकेशन, दैट इज सेलेनियम, जिंक एंड आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक आप खाते ही हो, बाकी सेलेनियम टोमेटो में भी मिल जाता है और जिंक अंडे में भी मिलता है, खजूर में भी मिलता है, वॉलनट में भी मिलता है, ग्राउंडनट में भी मिलता है, ये सारी चीज़ आप ले सकते हो। दूसरा है व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड इफ वन हैज थायराइड, ऑल्सो प्लीज रिकमेंडेड व्हाट शुड बी इंक्लूड। अब मैडम ये दो चीज़ें हैं, एक हाइपोथायरॉयड, एक हाइपरथायरॉयड। देखो हाइपोथायरॉयड में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है, जिससे आपका वेट गेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अगर आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हो तो वो भी आपको अवॉइड करनी है, डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट करके आपको बताना है। जैसे कि अगर डॉक्टर भी अगर आपको हाइपोथायरॉयड होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल्स नहीं देंगे, क्योंकि वो एक ही पिल्स देंगे आपके साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, और हो सकता है वो इंसुलिन सेंसिटाइजर के लिए आपको मेटफॉर्मिन लिखे। दूसरा, हाइपरथायरॉयड में आपको जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको नॉनवेज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो तो हाइपरथायरॉयडिज्म में वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कंपैरेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि हाउ आईवीएफ कैन हेल्प वाइल वन हैव थायराइड रिलेटेड इनफर्टिलिटी इश्यूज। देखो अगर इनफर्टिल रिलेटेड इश्यू हो तो आईवीएफ तो हेल्प कर ही सकता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ओव्यूलेशन में दिक्कतें होती हैं। अब जैसे कि अगर हमने थायराइड ठीक कर दिया तो वो नेचुरल कंसेप्शन से भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर नेचुरल कंसेप्शन से प्रेग्नेंट नहीं होते, जैसे कि एक केस होता है थायराइड में कि उनको ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस होता है। अब ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी मतलब शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है एंटीबॉडी की, तो वो बहुत बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, और अगर वो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें बार बार मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस को हमको ट्रीट करना पड़ता है, और उसमें उसके करने के बाद हम आईवीएफ करके उनको बच्चा दे सकते हैं। सो होप सो ये सेशन अच्छा रहा होगा। बेसिकली और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं हमें। हाँ, दूसरा है कि हम थायराइड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो अवॉइड, एक बार आपको थायराइड हो गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको आपका वेट हमेशा ट्रैक पे रखना है, आपको कंटिन्यू हेल्थ चेकअप करवाना है, आपको कंटिन्यू टीएसएच हर 3 मंथली करवाना है, तभी जाके आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो भी डॉक्टर दवाइयाँ लिखता हूँ उसको लेना हमेशा कभी भी ना भूले, वो तो आपको लेनी ही है, उसका कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा, अभी क्वेश्चन आया है कि क्या हम आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं थायराइड के लिए। देखो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि हमने उस चीज़ का अभ्यास नहीं किया हुआ आयुर्वेदिक का। तो बिल्कुल आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से ये बात कर सकते हैं। दूसरा कि सबसे बड़ी बात कि हमें जब थायराइड की दिक्कतें होती है, जो भी थायराइड दिक्कतें होती हैं, तो क्या हमको हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी। देखो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है और आपका थायराइड कंट्रोल में आ रहा है तो धीमे धीमे जो भी आपको क्लिनिशियन या आपके डॉक्टर्स होंगे वो हमेशा आपकी टीएसएच की रिपोर्ट देख के आपके जो दवाई होती है उसको टेपर करेंगे, मतलब उसका डोजेज कम करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको धीमे धीमे वो जो दवाई है वो आप आराम से बंद कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमको थायराइड है तो हमारी पूरी ज़िंदगी हमें थायराइड की दवाई लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको थायराइड है और आपका थायराइड कंट्रोल में आ रहा है, आप ट्रैक पे रख रहे हो आपको बॉडी वेट को, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने बॉडी वेट को ट्रैक पे रखोगे तो आप 3 से 4 महीने में ही आपको थायराइड की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही सेशन था हमारा थायराइड का और फीमेल इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और मेनोपॉज के लिए। तो अगर आपको और भी ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट इन इमोजी सेशन। सो थैंक यू सो मच।